स्मार्ट समरी हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं युवाल नोवा हरारी की, एक ऐसा नाम जिनकी किताबों ने आप कह सकते हैं पूरी दुनिया की सोच को एक नई दिशा दी है। और आज हमारा फोकस रहेगा उनकी किताब 21वीं सदी के लिए 21 सबक पर। इसमें हरारी ने आज के हमारे सबसे बड़े, सबसे मुश्किल सवालों का सामना किया है। तो हरारी कहते हैं कि ज्यादातर नेता भविष्य की तैयारी कराने के बजाय हमें पुराने दिनों के सपने बेच रहे हैं। ये बात ना सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। देखिए, ये किताब उन बड़ी चुनौतियों के बारे में है जिनका हम सब, मतलब पूरी दुनिया, आज सामना कर रही है, जैसे कि टेक्नोलॉजी में तेज बदलाव, क्लाइमेट चेंज और दुनिया भर में जो एक अस्थिरता का माहौल है। तो ये एक तरह की चेतावनी है कि भाई पुरानी कहानियों से बाहर निकलो और आने वाले कल के लिए तैयार हो जाओ। तो सवाल ये है कि दुनिया हरारी को इतना सुनती क्यों है? इसे आप हरारी इफेक्ट कह सकते हैं। उनकी एक बहुत खास बात है, वो सेपियंस में हमारे लाखों साल पुराने अतीत को होमो डेयस में हमारे आने वाले कल की कल्पना से जोड़ते हैं। और ऐसा करके वो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आज इस उलझी हुई दुनिया में हम असल में हैं कहाँ। बस यही वजह है कि जब वो कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती है। तो देखिए, ये जो किताब है 21 सबक, ये अचानक से नहीं आई। ये हरारी के एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उनकी ट्रिलॉजी का तीसरा हिस्सा। पहली किताब थी सेपियंस, जिसने हमें बताया कि हम इंसान कहाँ से आए। फिर आई होमो डेयस, जिसने ये कल्पना की कि हम कहाँ जा सकते हैं, मतलब हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। और फिर आती है ये किताब 21 सबक, जो उस आज की बात करती है, उस अभी की, जो हमारे अतीत और भविष्य के बीच की सबसे जरूरी कड़ी है। तो चलिए अब सीधा किताब के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हरारी के हिसाब से हमारा भविष्य कैसा दिखने वाला है। वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जो हमारे सामने खड़ी हैं। हरारी के मुताबिक ये सिर्फ चुनौतियां नहीं हैं, ये हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरे हो सकते हैं। हरारी की सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि जिस कहानी पर पिछली सदी यानी 20th सेंचुरी टिकी हुई थी, वो अब काम नहीं कर रही। कौन सी कहानी? लिबरलिज्म की, मतलब फ्रीडम, डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट, ये सब। इसी कहानी ने हमें पर्सनल आज़ादी दी, ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाया। लेकिन हरारी कहते हैं कि आज की जो समस्या है ना, ये कहानी उन्हें सुलझा नहीं पा रही। और इसका सबूत 2008 का फाइनेंशियल क्रैश याद है? और आज दुनिया भर में जो राष्ट्रवाद की लहर चल रही है, ये सब दिखाता है कि लोगों का इस पुरानी कहानी से भरोसा उठ रहा है। अब ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, डरावना कॉन्सेप्ट है, डिजिटल तानाशाही। हरारी असल में हमें चेतावनी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारें हमें हमसे भी बेहतर जानने लगेंगी ना, तो वो हमें बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर पाएंगी। जरा सोच कर देखिए, अगर कोई एल्गोरिथम ये बता सकता है कि आप अगला क्लिक कहाँ करेंगे या अगला वोट किसे देंगे, तो क्या आपकी आज़ादी सच में आपकी है? सवाल बड़ा है। और फिर आता है ये आइडिया द यूजलेस क्लास का, मतलब बेकार लोगों का एक वर्ग। सुनने में कड़वा लगता है ना, लेकिन हरारी कहते हैं कि ये भविष्य की एक सच्चाई हो सकती है। ये सिर्फ जॉब जाने की बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जो शायद कभी रोजगार के काबिल ही न रहें, क्योंकि एआई और मशीनें ज्यादातर काम इंसानों से बेहतर करने लगेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि लोगों के जीने के मकसद के खोने का खतरा। जब मशीनें ही सब कुछ कर लेंगी तो हम इंसान क्या करेंगे? ये सवाल हम सबके भविष्य से जुड़ा है। हरारी दो बड़ी क्रांतियों की बात करते हैं जो एक साथ हो रही हैं। एक है इन्फोटेक रेवोल्यूशन, मतलब बिग डेटा और एआई, और दूसरी है बायोटेक रेवोल्यूशन, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोहैकिंग। अब सोचिए, जब ये दोनों मिल जाएं तो क्या होगा? खतरा दुगना हो जाता है। इन्फोटेक और बायोटेक का ये कॉम्बिनेशन हमें, यानी इंसानों को, हैक करने की ताकत देता है। मतलब हमारे शरीर और दिमाग पर बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है। और इन सब बातों के केंद्र में है एक सवाल, जो हरारी के हिसाब से 21वीं सदी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल है: डेटा का मालिक कौन है? क्योंकि इस एक सवाल का जवाब ही तय करेगा कि भविष्य में जिंदगी कैसी होगी। अगर सारा डेटा कुछ कंपनियों या सरकारों के हाथ में आ गया ना, तो हरारी कहते हैं कि इंसान सिर्फ अमीर और गरीब में नहीं, बल्कि शायद अलग अलग प्रजातियों में ही बंट जाए। अच्छा, तो ये तो हुई हरारी की बातें, जो सुनने में बहुत प्रभावशाली लगती हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। हरारी के विचार जितने पॉपुलर हैं, उतने ही विवादों में भी रहते हैं। बहुत सारे रीडर्स और एकेडेमिक्स हैं जो उनके काम पर बड़े सवाल उठाते हैं। तो अब जरा उन आलोचनाओं को भी समझ लेते हैं। क्या वो सच में एक भविष्यवक्ता हैं या बस एक अच्छे कहानीकार? ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये एक रेडिट यूजर का रिव्यू है, और ये एक लाइन असल में हरारी की आलोचना का पूरा सार है। क्रिटिक्स का यही कहना है कि हरारी अपनी बड़ी बड़ी थ्योरीज को ऐसे बताते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से, जैसे वो पत्थर की लकीर हों, एकदम पक्के फैक्ट्स,
जबकि असल में उनके पीछे अक्सर मजबूत सबूत होते ही नहीं है। और ये है इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट। एक तरफ हरारी का दावा है जैसे कि हम होमो सेपियंस इसलिए कामयाब हुए क्योंकि हमने कहानियां बनानी सीखी, समाज बनाना सीखा। दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये तो बहुत कम सबूतों के आधार पर एक बहुत बड़ा नतीजा निकाल लेने वाली बात हो गई। मतलब उनकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में निराधार हैं। कहानी मजेदार है, पर क्या ये पक्का साइंस या हिस्ट्री है? आलोचकों का जवाब है नहीं। एक और बड़ी आलोचना ये है कि हरारी बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स पर बात करते हैं, जैसे युद्ध, धर्म, और उन पर बहुत जनरल मतलब मोटी मोटी बातें कह देते हैं। क्रिटिक्स का मानना है कि वो इन विषयों पर हुई सालों की गहरी रिसर्च को नज़रअंदाज कर देते हैं। एक गंभीर अकादमिक काम में जो बारीकी और संतुलन चाहिए, वो उनके काम में नहीं दिखता। वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इतना सिंपल बना देते हैं कि उनके नतीजे गुमराह करने वाले भी हो सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या करें? एक तरफ हरारी के बड़े बड़े दावे हैं, दूसरी तरफ उनकी कड़ी आलोचना। तो सच कहाँ है? शायद इस किताब की असली कीमत हमें जवाब देने में है ही नहीं। इसकी असली कीमत उन मुश्किल सवालों में है जो ये हमें खुद से पूछने पर मजबूर कर देती है। और मजे की बात यह है कि हरारी खुद एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं जिसे नॉलेज इल्यूजन यानी ज्ञान का भ्रम कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है, जबकि असल में हम अपने ग्रुप की जानकारी को अपनी जानकारी समझ रहे होते हैं। और ये बात मजेदार तरीके से खुद हरारी पर भी लागू होती है। यह हमें सिखाता है कि उनकी बड़ी बड़ी कहानियों को भी आंख बंद करके मान लेना एक खतरा है। हमें लगता है कि हम जानते हैं, पर असल में हम बस दूसरों की बातों को दोहरा रहे होते हैं। तो फिर इस किताब से असली सबक क्या है? शायद असली सबक है विनम्रता। ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते, अपनी सोच, अपनी राय पर सवाल उठाना, ये समझना कि हमारे फैसले अक्सर भीड़ को देखकर लिए जाते हैं, और सबसे जरूरी बात ये मानना कि दुनिया इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि कोई एक इंसान इसे पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। तो इस किताब का काम भविष्य बताना नहीं, बल्कि हमें वो दिमागी विनम्रता सिखाना है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। और यहीं से हम किताब के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सबक पर पहुंचते हैं। वो सबक जो हमें बाहर की दुनिया से हटाकर हमारे अंदर देखने को कहता है, क्योंकि अंत में असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। तो 21वीं सदी के लिए हरारी हमें क्या हथियार देते हैं? मजे की बात यह है कि वो कोई बड़ी बड़ी पॉलिटिकल प्लान्स नहीं बताते। वो बात करते हैं पर्सनल स्किल्स की, जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है, जैसे कि एजुकेशन। वो कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ फैक्ट्स रटाने से कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें 4C सिखाने होंगे: क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी। हमें बदलना सीखना होगा, और सबसे जरूरी, ध्यान जैसी तकनीकों से अपने मन को समझना होगा। और यही है पूरी किताब का निचोड़। असली चुनौती कंप्यूटर को हैक करना नहीं है, असली चुनौती है खुद को जानना। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बाहर की ताकतें, टेक्नोलॉजी, कंपनियां, सरकारें इंसानों को हैक कर सकती हैं, और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है: अपनी अंदर की दुनिया को समझना, अपने मन को समझना। क्योंकि अगर हम खुद को नहीं जानेंगे तो कोई और हमें कंट्रोल कर लेगा। तो आखिर में हरारी हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं: इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी कहानियों की इस दुनिया में हम ये कैसे पता लगाएं कि असली क्या है और सच क्या है? ये सवाल शायद इस सदी की सबसे बड़ी दुविधा है। अगर इस पूरी चर्चा ने आपकी सोच को अपग्रेड करने में मदद की है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।